बच्चों, जैसे ही आपके दिन की शुरुआत होती है, आपको टूथपेस्ट, साबुन, ब्रेड, दूध, पेपर, पेंसिल, अपने जूते, वर्दी, पेट्रोल आदि कई चीज़ों की ज़रूरत होती है। क्या आप इन सभी चीज़ों में कोई कॉमन या कोई साझा पदार्थ या कोई साझा गुण बता सकते हैं? बच्चों, ये सभी चीज़ें कार्बन यौगिकों की बनी हुई हैं। कार्बन दुनिया का चौथे स्थान पर मिलने वाला खनिज है और पृथ्वी की भूपर्पटी में मिलने वाला यह 15वां पदार्थ है। पृथ्वी की भूपर्पटी में कार्बन 0.18% कार्बोनेट, कोयला और पेट्रोलियम के रूप में मिलता है। हमारे वायुमंडल में कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में मिलता है, जो सिर्फ 0.03% ही है। कार्बन के कुछ प्रकार जैसे कि ग्रेफाइट, हीरा या डायमंड और फुलरीन हैं। इन्हें हम कार्बन का अपर रूप भी कहते हैं। कार्बन का परमाणु अंक है 6, अर्थात इसमें 6 प्रोटॉन होते हैं और साथ ही 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉन व्यवस्था है 2-4। 4 इलेक्ट्रॉन इसके सबसे बाहरी कक्ष में होते हैं। इसी कारण कार्बन की संयोजकता 4 है। यह 4 इलेक्ट्रॉन अगर कार्बन खो दे तो इसकी इलेक्ट्रॉन व्यवस्था हीलियम की हो जाएगी, क्योंकि इसके पहले कोश में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। लेकिन अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन और ले लेता है तो इसकी इलेक्ट्रॉन व्यवस्था नियॉन की हो जाएगी। लेकिन बच्चों, ऐसा करना कार्बन परमाणु के लिए बहुत ही मुश्किल है। क्यों? आगे देखते हैं। चलिए बच्चों, अब हम कार्बन के परमाणु अंक, इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था, सहसंयोजन आबंध और सर्वोत्तमुखी प्रकृति के बारे में जानेंगे। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कार्बन का परमाणु अंक 6 होता है। अगर हम इसकी परमाणु की संरचना को देखें तो इसके बाहरी कक्ष में यानी कि एल कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और अंदर वाले कक्ष में यानी कि के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके नाभिक अर्थात केंद्रक में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। एल कक्ष को यानी कि सबसे बाहरी कक्ष को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए यानी कि बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए और एक नोबल गैस या उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था हासिल करने के लिए या तो अपने बाहरी कक्ष के 4 इलेक्ट्रॉन खोने पड़ेंगे या फिर 4 और इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने होंगे। तो बच्चों, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेता है तो इसके साथ ही कार्बन के ऊपर -4 ऋण आवेश आ जाएगा, जो कि संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्बन का आकार बहुत छोटा होता है और उसके बाहरी कक्ष में अगर 4 और इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों के बीच में उत्पन्न स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल को संभालना इस ऋण आयन के लिए संभव नहीं होगा। अतः 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को धारण करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी ओर मान लीजिए अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन खोकर धन आवेशित आयन बन जाता है
तो क्या होगा? बच्चों, यह भी संभव नहीं है, क्योंकि कार्बन का आकार छोटा होने के कारण नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी कम है, जिससे इनके बीच आकर्षण ज्यादा है। तो 4 इलेक्ट्रॉनों को खोने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसका अर्थ यह है कि यह दोनों ही केस संभव नहीं है। ना तो कार्बन धन आयन बनाता है और ना ही यह ऋण आयन बनाता है। इसलिए कार्बन अपने अन्य परमाणुओं अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा लेता है। अर्थात कार्बन सहसंयोजन बंधन बना लेता है, जो कि तत्वों के बीच में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है। तो बच्चों, इस तरह कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी और परमाणु के 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ साझा कर लेता है और दूसरे तत्वों के साथ मिलकर सहसंयोजन आबंध बनाता है और नए यौगिकों का निर्माण करता है। सहसंयोजन बंध आयनिक बंध की तुलना में कमजोर होता है। इसी कारण कार्बन के यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक आयनिक यौगिकों से कम है। कार्बन की एक और अनोखी योग्यता भी है, जिसके साथ वह कार्बन के ही और परमाणुओं से मिलकर लंबे या बड़े अणुओं की संरचना करता है। इसको हम श्रृंखलन कहते हैं। श्रृंखलन शाखाओं और वलय के रूप में हो सकता है। इसके साथ ही कार्बन के परमाणु एक, द्वि या त्रि आबंध से जुड़े हो सकते हैं। यदि कार्बन के यौगिकों के मध्य कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध होता है, तो इस प्रकार के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। और यदि कार्बन यौगिकों के मध्य कार्बन कार्बन के बीच में यदि द्वि या त्रि आबंध होते हैं, तो इस प्रकार के यौगिकों को हम असंतृप्त यौगिक कहते हैं। चलिए बच्चों, अब हम श्रृंखलाएं, शाखाएं व वलय के बारे में जानेंगे। कार्बन के कई यौगिकों में कार्बन एक दूसरे के साथ अलग-अलग प्रकार से जुड़े होते हैं, जो इस प्रकार दिखाए गए हैं। पहला रूप है श्रृंखलाएं। इसमें कार्बन कार्बन के साथ एक श्रृंखला या चेन के रूप में जुड़ा होता है, जैसे मीथेन या प्रोपेन। दूसरा रूप है शाखाएं, जिसमें कार्बन कार्बन में शाखा के रूप में जुड़े होते हैं, जैसे कि ब्यूटेन या पेंटेन इत्यादि। इसी तरीके से कार्बन वलय के रूप में भी, यानी कि एक रिंग के रूप में भी आपस में जुड़े होते हैं, जिसका उदाहरण है बेंजीन। तो इस प्रकार से कार्बन अलग-अलग रूपों में एक दूसरे से जुड़कर नए यौगिक बनाते हैं। चलिए बच्चों, अब हम संतृप्त और असंतृप्त यौगिकों के बारे में जानना शुरू करते हैं। बच्चों, हमने मीथेन की संरचना समझ ली है। अब हम एथेन, एथीन और इथाइन के बारे में जानेंगे। C2H6 सूत्र के साथ बनने वाला यौगिक कार्बन और हाइड्रोजन से बना है। एक सरल कार्बन यौगिक की संरचना प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कार्बन के परमाणुओं को एक आबंध के द्वारा आपस में जोड़ा जाता है तथा फिर कार्बन की शेष संयोजकता को
संतुष्ट करने के लिए अर्थात कार्बन की संयोजकता को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन के परमाणुओं का उपयोग करते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के एक और यौगिक का सूत्र है C2H4। इसे हम एथीन कहते हैं। इसमें प्रत्येक कार्बन 2 हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ा होता है, लेकिन प्रत्येक कार्बन परमाणु की संयोजकता अभी भी अपूर्ण है। इसे तभी पूर्ण किया जा सकता है जब 2 कार्बन के बीच द्विआबंध हो। कार्बन और हाइड्रोजन के एक और यौगिक का सूत्र है C2H2। इसका नाम है एथाइन। कार्बन के परमाणुओं की संयोजकता पूर्ण करने के लिए यहाँ कार्बन के दोनों परमाणुओं के बीच में त्रिआबंध जरूरी है। तो बच्चों, कार्बन के ऐसे यौगिक जहां कार्बन परमाणुओं के बीच में केवल एक आबंध होता है, उन्हें संतृप्त यौगिक कहा जाता है, जैसे कि एथेन। लेकिन जहां कार्बन परमाणुओं के बीच में द्विआबंध या त्रिआबंध होते हैं, उन्हें असंतृप्त यौगिक कहा जाता है, जैसे कि एथीन या एथाइन। असंतृप्त यौगिक संतृप्त यौगिकों की तुलना में ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच के बंध निकलकर कोई और भी परमाणु यहाँ पर आसानी से जुड़ सकता है।